नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग मंत्रा पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की एक नई सीरीज़ की, जिसमें हम पॉलिटी के सभी चैप्टरों को या सभी टॉपिकों को एमसीक्यू फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के चैप्टर का नाम है चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट से संबंधित जो एमसीक्यू बहुत सारे एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए आज हम चार्टर एक्ट पर बात करेंगे। तो देखिए, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम की बात करते हैं हम सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन से अधिनियम थे और ब्रिटिश राज के अधीन कौन से अधिनियम थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था भारत में, तो 1773 से लेकर 1853 तक सारे कंपनी के अधीन जितने भी पारित अधिनियम थे। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन चला गया था। तब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी पारित अधिनियम थे, जैसे 1858 का एक्ट हो गया और 1947 के एक्ट तक, तो सभी क्या थे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। चलिए हम पहले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है सभी को क्वेश्चन मालूम होगा, तो इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, एक्ट तो ये था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना इसकी हुई थी 1774 में कलकत्ता में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश भी बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे, चलिए ये नोट कर लेंगे आप। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दी गई। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, सेम विकल्प हैं। 1773 का एक्ट, 1784, 1813 या 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 3, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई। देखिए, सबसे पहले बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसी से एक बीओसी भी बनाया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया। तो उसी की बात कर रहे हैं कि बीओसी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सेम है, 1773 का चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट या पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देखिए, सभी को मालूम होगा बीओसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1784 के एक्ट के द्वारा ही बीओसी, देखिए 2 बने थे, एक बीओडी और एक बीओसी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनको दोनों अलग अलग अधिकार दिए गए थे, एक को राजनीतिक अधिकार दिया गया था, एक को व्यापारिक अधिकार दिया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम यहाँ पे, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के माध्यम से की गई। देखिए, गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद थी, तो उसमें जो कानून का सदस्य, यानी कि पहली बार किसी व्यक्ति को कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था, तो उसकी बात कर रहे थे किस एक्ट के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन फिर से सेम है, 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट या 1813 या 1833 के एक्ट के द्वारा। जहाँ तक मुझे लगता है जिसने अच्छी तैयारी करी होगी सभी को मालूम होगा इसका आंसर क्या है, तो 1733 का चार्टर एक्ट के द्वारा ही नियुक्त किया गया था। अब पहला जो कानूनी सदस्य था वो था मैकाले, इसका भी ध्यान रखेंगे, पहला कौन था, मैकाले था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, हमने ये बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनमें से किसके द्वारा रखी गई थी भारत में। देखिए, यहाँ पे 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से। देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डीप भी है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए चार्टर एक्ट 1813 में क्या था, इसमें 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपये। देखिए, इस 1 लाख रुपये को शिक्षा के ऊपर खर्च करना था, लेकिन खर्च किस तरह से करना था, इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी। तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसका कार्य क्या था, जो 1 लाख रुपये हैं तो उसको शिक्षा के ऊपर कैसे कैसे खर्च करना है, तो वो इस कमेटी का कार्य था। देखिए, इस कमेटी का पहला अध्यक्ष भी पूछ लेता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो मैकाले ही थे, ध्यान रखना इसका, मैकाले। देखिए, अब इसकी बात करें प्राच्यविद और आंग्लविद। देखिए, ये भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण था। देखिए, अगर प्राच्यविद शिक्षा की बात करें, इसके एक मिनट, हाँ, इसके जो नेता थे, प्रमुख नेता कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके जो प्राच्यविद के प्रमुख नेता थे वो थे ट्रेवलियन। देखिए, मैं लिख देता हूँ,
विलियन। ठीक, तो ट्रेविलियन किसके नेता थे? प्राच्यविद शिक्षा के। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? देखिए, एकाधिकार की तरफ मत जाना है, ये भी यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एकाधिकार और संपूर्ण अधिकार, इनमें दोनों में फ़र्क है। देखिए, चाय और चीन के साथ व्यापार, इसको मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार शेष था, बाकी सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो किस एक्ट के द्वारा किए गए थे? देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किए गए थे। अगर ये पूछेगा कि संपूर्ण व्यापारिक अधिकार किसके द्वारा हटाए गए थे, जो संपूर्ण देखो, संपूर्ण व्यापारिक अधिकार अगर वो हटाए गए थे किसके द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये पूछेगा चाय और चीन के साथ, मतलब चाय और चीन को छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? देखिए, इसका ये मतलब है कि देखिए कि इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे 1833 का चार्टर एक्ट। इसका कहने का ये अर्थ है कि जैसे किसी की नस्ल हो गया या जन्म स्थान हो गया या मूल वंश हो गया, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, तो सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। तो इसका ये कहने का अर्थ है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाता है। कौन बनाता है? तो 1833 का चार्टर एक्ट बनाता है। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1892 के चार्टर एक्ट के और भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। देखिए, इस पे बजट पे बहस कर सकते थे, लेकिन एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यानी कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आएगा अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आया कि बजट पर बहस भी कर सकते हैं और साथ में एक पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता था, तो वो आएगा 1909 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते थे बजट के साथ साथ पूरक प्रश्न। अगर सिर्फ यह आएगा कि बजट पर बहस करने की शक्ति है, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार ये शब्द आया था किस एक्ट में? ये आया था 1909 के अधिनियम में। देखिए, मुसलमानों के लिए अलग प्रावधान किया गया था इसमें, कि इसमें मुसलमान, सिर्फ ध्यान रखना कि मुसलमानों के लिए था ये, और किसी भी संप्रदाय के लिए नहीं था। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1909 के एक्ट को। ये सिर्फ किसके लिए था? मुसलमान, जितना भी जो भी मुसलमान थे उनके लिए ये प्रावधान किया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए, सभी को पता है कि एक हमारे भारत में आज़ादी से पहले एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो किस एक्ट के द्वारा हुई थी? ये भी ज़्यादातर को मालूम होगा कि 1835 के एक्ट के द्वारा। लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछेगा कि कब हुआ था, ध्यान रखना इसका 1 अक्टूबर 1937, 1937, 1 अक्टूबर 1937 को क्या हुई थी? भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका अगर पूछेगा इसका पहला अध्यक्ष, पहला वो कौन था? चीफ जस्टिस। तो इसका ध्यान रखना, इसका नाम था मिशेल गुएल, इसका नाम था, पहला चीफ जस्टिस था इस संघीय न्यायालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित हुआ? देखिए, अभी मैंने यहाँ पे डिटेल से समझाया इस क्वेश्चन को, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1937। ठीक है, अगर डेट पूछेगा तो 1937, एक्ट पूछेगा तो 1935 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कैबिनेट मिशन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12। देखिए, इसमें पूछा क्या है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बार बार कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया, और केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? देखिए, उनके अलग अलग आंसर है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है उससे, ये बिल्कुल अलग है। देखिए, प्रथम बार द्विसदनीय विधायी बनाई गई थी। देखिए,
हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो 1892 के भारत काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बनाए गए थे, एक हायर लेवल का, एक लोअर लेवल का। ठीक है, एक सदन हायर लेवल का था, एक लोअर लेवल का था। देखिए जो हायर लेवल का था उसका नाम क्या था, उसका नाम था विधान परिषद, उसका नाम था विधान परिषद। और जो लोअर लेवल का था उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि नहीं, 13वां तो सेम ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। देखिए 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। ये पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के एक्ट के द्वारा। अगर डेट पूछेगा तो 1937 आपको दे रखी है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 15वां क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में असंगत है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी डीप क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, दूसरा है भारत में संघीय शासन, तीसरा है अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, और चौथा इस अधिनियम में लिखित संविधान का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी भारत में संघीय शासन, ये भी बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इसमें गलत क्या है, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। देखिए इस अधिनियम में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना कि इसमें लिखित संविधान का उल्लेख नहीं होता, तो यहाँ पे चौथा इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए आज हमने 15 क्वेश्चन लाए हैं। आगे अगर पॉलिटिक्स की सीरीज देखिए टॉपिक वाइज चलती रहेगी, तो टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में आने लायक हैं उनका सबका विश्लेषण किया जाएगा, अच्छे से उनको संक्षिप्त में देखा जाएगा। चलिए फिर इसी टॉपिक को यहाँ पे हम अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि आगे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए फिर इसी के साथ यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। देखिए इसमें वैसे ये हर दिन तो मुश्किल है, लेकिन 2 दिन में एक वीडियो जरूर डलेगी, वो भी अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय।